अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके कहना में पेश आया इंतहाई अंधोनाक वाकया, जहां पर 3 बच्चों की मां को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने के बाद लाश को एक डब्बे में बंद कर सड़क पे फेंक दिया गया। इस खातून को किन लोगों ने कत्ल किया और सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाली 2 खवातीन का इस खातून के साथ क्या तनाज़ा था, इस हवाले से मकतूला के अहले खाना क्या कहते हैं, हमारे नुमाइंदे जिन्होंने इस सारे इवेंट को कवर किया उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और अब तक क्या दोनों मुल्ज़िमान जो सीसीटीवी में नजर आ रही हैं वो गिरफ्तार हो सकी हैं कि नहीं हो सकी, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सबसे पहले मंजर आम पे आती है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि 2 खवातीन जो हैं वो एक कपड़े के अंदर किसी चीज़ को घसीटती हुई लेके जा रही हैं और उसके बाद वो छोड़कर फरार हो जाती हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वो एक खातून की लाश होती है जिसको गत्ते के कार्टन में बंद करके खवातीन जो थी वो वहाँ पर फेंक के गई। ये अंधोनाक वाकया लाहौर के इलाके काना में पेश आया। ये खातून कौन थी, इनको इन खवातीन ने वहाँ पर कत्ल करने के बाद क्यों लाश को ले जाकर फेंका और ये सारा माजरा क्या है, ये जानने के लिए मकतूला के अहले खाना हमारे साथ मौजूद हैं। उनके शौहर, उनके बच्चे और दीगर अजीज़ व अकारब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा क्या मामला है, उनका किसके साथ कोई दुश्मनी चल रही थी या कोई लेन देन का तनाज़ा था, मसला क्या था कि इस तरह इतनी बेदर्दी के साथ उनको कत्ल करके कार्टन में बंद करके इस तरह सड़क के ऊपर फेंक के गए। सबसे पहले उनके शौहर हमारे साथ मौजूद है जो मुद्दई मुकदमा भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? बशीर अहमद। बशीर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या किस तरह आपकी बेगम को कत्ल किया गया। कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं? अपना 3 बच्चे हैं मेरे। ठीक। बच्चे आपके सामने बैठे हैं मेरे। बेगम आपकी क्या करती थी, कोई काम वगैरह करती थी? क्या काम नहीं करती थी। आप क्या करते हैं? गाड़ियों का काम करता हूँ, मिस्त्री हूँ मैं, मैकेनिक। मैकेनिक। आपको क्या पता चला उस दिन, क्या हुआ था? सुबह उठ के मैं तो गया काम थे। ठीक है। वाशी बना शाम ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ? ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਬੁੱਢੀ ਕੋ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਦੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕਮੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਟਾਊਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ? 2-4 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਆ 2 ਗੱਡੀ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਪਈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਗਾ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਬਾਚਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਏ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਭੈਣ ਨੇ ਭਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਾ ਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਪੈਸੇ ਭਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਉਹਦਾ। ਉਲਟਾ ਭਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਕਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮਕਾਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਰੈਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਢੀ ਜੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਭਾਈ ਉਹੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਸੀ? ਕਿ ਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ 2000 ਨਾਲ ਦੇਗਾ ਭਾਈ ਥੋਕਾ ਬਣਾ ਅਹਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਣਗਾ ਭਾਜਾ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ?
ऐसे भाई बहन तो अपना कहना देते लीले घर वा जान मारा की मंगाम होया बात कि जा पैसे लेने गए घरों मारना ਮੁਕਦਮਾ ਤੁਸੀਂ लाश ਦਰਜ आई ਕਰਾਇਆ हाँ जी ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਕਾਨੇ साई करने ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ इन्हों के जिन्हों के ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ हाँ ਕੀ ना भरा गया ना भरा करे ਇੱਕ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ ਬਾਪ- ਦੋ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਦਾ हाँ जी अच्छा ਇਹ बेटी ਤੁਹਾਡੀ हाँ जी दियो बेटा क्या नाम है आपका बेटे आप क्या वाकया हुआ आपको क्या पता है आप तो घर में थी वालिद साहब तो चले गए थे काम पे क्या पता चला आपको सुबह 9 बजे घर से गई है हाँ हाँ काफ़ी देर ठीक है लेकिन वापस नहीं 1-1:30 बजे फुफ्फो के घर साथ ही गई हूँ मैंने कहा फुफ्फो मेरी अम्मी ने गल करा दो तो फुफ्फो ने किया फोन उन्हें कहा कि बिलाल तो नहीं बोलिया अब मैं बिलाल ने गड्डी बाहर कढ़ी है फुफ्फो ने कहा छोटा भाई मेरा फुफ्फो ने कहा नहीं गड्डी तो नहीं कढ़ी ना बिलाल ने मैं विष्णु मारिया मैं भी कौन है मैं अच्छा ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਲਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਲਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਦਾ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਲੋ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਘਰੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਫੋਨ ਚਾਲੂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਪੁੱਛੀ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਛੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਨਾਮ ਅਨਮ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਠ ਦਰਿਆਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਲੋਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੇਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਕਰੀਏ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਾ ਜੱਕਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਸਰਿਆਮ मरवाना। आप उस टाइम घर में थी जब वो गई यहाँ से? सुबह जब मोबाइल चार्जर से उतारा था ना कुछ नहीं कह गई मुझे कुछ नहीं बताया फोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा फुफ्फो के साथ बात हुई है फुफ्फो को क्या कहा उन्होंने फुफ्फो को कहा कि मैं काम तो अब वापस चल रही हूँ तो मैं पूछी घर चल रही हूँ पैसे लेने आपको पता था कि किस चीज़ के पैसे वगैरह हैं वो दारे उधार हाँ जी जैन वगैरह उन्होंने को फ्रिजा लेके दी उन औरतों को हम नहीं लेके देते वो पाँव का हाथ लगाती हाथ जोड़ती मैंने ये भी कहा मैं जाकर तेरे जेठा दियोरा सारा सद के लियानी है तो मेरे बुढ़ी पैसे नहीं देती लेकिन इन्होंने जायज़ की मेरी मां ने जो भी किया वही रब दी गई है लेकिन सानू इंसाफ सिर्फ चाहिए ये कहते ना मेरी धी नाल नहीं लड़ी एदी धी साडे घर कई बार आई कदी नकाब करके आंदियां कदी बुरखे पा के आंदियां ये हैं कौन औरतें पता है मोहल्ले में क्या इनके इधर के रहने वाली नहीं है ये शालीमार टाउन की रहने वाली है जिधर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उधर का वाकया तो उन्होंने उनका घर का भी मुझे पता है तो उन्होंने सामान क्यों लिया था बेटी की शादी वगैरह थी क्या था बेटी की शादी वगैरह नहीं उन लोगों पूरा करती है वो लोग वो चीजें यहाँ से लेकर लाहौर में जाकर आती कि मैं बेच के आती हूँ कि हमारा कभी कहती है मैंने बहनों के पैसे देने हैं कभी किसी का ऑपरेशन हो गया है किसी की मजबूरी है हम तो किसी उसका भला चाहे लेकिन भले का नतीजा नहीं हमें यही माँ की मौत मिल गई लेकिन हमें भी कुछ चाहिए आप इंसाफ करें सिर्फ ये आपकी बहन है ये मेरी छोटी बहन शादीशुदा है आप कहाँ पे थी जब आपको पता चला कि आपकी वालदा को ऐसे कत्ल किया ससुराल में थी ससुराल में थी वालदा आना जाना होता था वालदा का कैसा ताल्लुक था आपका वालदा के साथ दोस्ती अच्छा था दोस्ती 15 दिन पहले मैं यहाँ पे रह के गई थी अच्छा जुटानी का ऑपरेट हुआ फिर मैं घर चले गई थी अभी इसी संडे को मैंने फिर रहने आना था यहाँ पे परसों चौथ मेरी बात हुई थोड़ी सी मुझे कह रही थी यहाँ पे रहने आ जाओ मैंने कहा अम्मी बाजी का टांके खोलने का मैं फिर आऊँगी बस मेरी यही बात हुई फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि अम्मी तुम्हारे पास तो नहीं आई मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं आई उसके बाद फिर मैंने घर में छोटे भाई को लिया बड़े भाई को लिया मैं वैसे यहाँ पर पता करने आई थी कि कहाँ पे गई हैं सुबह से गई शाम हो गई अभी तक घर क्यों नहीं आई मैं तो पता करने आई थी यहाँ पे आप दूर रहती हैं हाँ जी बट्टा जो मेरी शादी हुई है यहाँ पे पता करने आई थी कि अम्मी किधर गई हैं 9-10 बजे के बाद यहाँ पे लाश मिली फिर वो देखने चले गए मैं तो शायद घर में थी मुझे नहीं पता कहाँ गई हैं वो यहाँ पे आके पता चला कि उनको किसी ने कत्ल कर दिया कितने पैसे थे कोई पता है आपको कि जो आपकी वालदा ने लेना यही फ्रिज ले गए थे किस्तें लेने के यही पता था बस तो आपको लगता है कि सिर्फ इस वजह से कत्ल किया आपकी वालदा को नहीं नहीं पैसों सिर्फ पैसों की वजह से कत्ल किया मुझे मतलब कि जब वो फ्रिज वगैरह पैसे किस्त वगैरह नहीं उतारती थी
तो मेरी अम्मी को कहती कि तुम दे दो तो हम तुम्हें दे देंगे, तुम दे दो हम दे देंगे। उन लोगों का से हमने 11,000 रुपये किस्तें लेनी 3 फ्रिजों की, और जो से हमारे पैसे थे 30,000 थे, वो उन लोगों ने मतलब के पहले दे दिए। बाद में फिर उनके दिल में क्या है, उन लोगों ने पैसे पकड़ के उनको कुछ पिलाया चाय में, तो इसी वजह से, वरना वैसे मेरी अम्मी नहीं थी कि कोई उसका अखलाक सबसे अच्छी थी, लेकिन वो जैसे उसका हाल किया ना वैसे इनका हाल कर। इन लोगों ने कुछ पिलाया है इस वजह से, वरना आप देखते हैं ना तो आपने कहना था ये डलने वाली नहीं औरत। मेरे हमारा झगड़ा भी होता था, मेरी माँ आगे खुद खड़ी हो जाती कि कुछ ना कर, मैं मेरा बेटा है, मेरी बेटियाँ हैं। उन लोगों ने मेरी वो कहती थी ये मेरी बेटियाँ भी मेरी बहनें भी, लेकिन जैसे भी इन लोगों ने किया, हम लोगों ने उनसे पैसे लेने हैं। ये मेरी माँ खुद मुझे बताती है, हमारे घर में कमेटियाँ डलती हैं। आपको लगता है कि पैसों के लेन देन की वजह से ही कत्ल किया? पैसे पहले दे दिए हैं, पहले पैसे दे दिए। जब उन लोगों को गाली गलोच किया तो वो बोली है कि हमारे पैसे दे, तू इन्नी देर तेरी कढ़ाती 3-4 महीने, तेरा हक मैंने पैसे दे दे। उन्होंने को पहले बोल के आ गई है, फिर दोबारा गई, उन्होंने फोन किया बकायदा के आके पैसे लाइया कि पहले प्लानिंग यानी की। जिन्होंने आपकी वालदा को कत्ल किया उन्होंने आपकी वालदा को फोन करके कहा कि पैसे हाँ ले जी, दो। प्लानिंग की है, घर आई है, चाय पिलाई है, चाय पिला के तो वो मतलब के बेहोश नहीं होती, नशा नहीं उनको होता इतना, चाय काफी ज्यादा नशा दे के वो ऐसे किया। तो लेकिन जब हमारे पैसे, तो रहने वाली तो हमारी माँ नहीं रही, लेकिन हमें इंसाफ सिर्फ आपकी मदद से मिल सकता है। प्लीज हमें हमारी से मदद करें। आपका क्या ताल्लुक है उनके साथ? मेरी जी बैठ गया। आप क्या पता चला किस तरह से इन्होंने कत्ल किया? जैसे ये बच्चे बता रहे हैं और जिस तरह उनके शौहर बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह के पैसे लेने थे, आपको क्या पता चला? सर मुझे ये पता चला, मेरी गांव चरण में रैश है, डिफेंस में रहता हूँ, तो मैं उधर घर में आया हूँ तो मुझे कॉल आई, मेरी मिसेस को भी आपके पास तो नहीं आई यास्मीन? हमने कहा जी इधर नहीं आई। इन्होंने कहा जी हम 4 बजे के ढूंढ रहे हैं तो फ़ोन बंद जा रहा है। हमने कहा चलो देखते हैं। मेरी मिसेस और मेरे बेटे ने फौरी बाइक निकाली है, यहाँ पर आए हैं, मैं घर में ही हूँ। आकर देखा तो मैंने इनसे पूछा क्या आपको महसूस हो रहा है, इधर क्या सूरत हाल आ गई? इन्होंने कहा जी नहीं अभी बताते हैं। उतनी देर में, थोड़ी देर में ना इनको ये जिस तरह बता रही है कि शोर पड़ गया कि लाश पड़ी हुई है, इन्होंने कहा हम देखने जा रहे हैं, बताते हैं। बहुत ज़्यादा घबराई हुई है मेरी मिसेस, उसकी बहन भी थी तो घबराई हुई थी। मुझे इसने कॉल की, इसने कहा यार मुझे लगता है जैसे ना यास्मीन है। मैंने कहा क्यों, महसूस हो रहा, पक्की सबूत है? हमने बाइक निकाली है, यहाँ पर आए हैं। मेरे आते हुए ही मैं सीधा थाने गया हूँ, क्योंकि मेरे आने से पहले डेड बॉडी जो ना वो ले गए थे थाने में। मैं थाने गया हूँ, उधर देखा, पूछा जाकर, कंडीशन देखी है। तो जब उसको यहाँ पे आए हम थाने में, उन्होंने हमारी कोई बात इतनी गौर से नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी करते हैं, देखते हैं। फिर अब भाई है, इनकी मेहरबानी है मीडिया वालों की, इन्होंने हमारे साथ थोड़ी हेल्प की है। उन्होंने फिर पूछा जी क्या करना है? हमने कहा जी हमने पर्चा देना है। मेरे छोटे नहीं, जब लाश मिली उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या करना है? हाँ या लाश से पहले? नहीं, बाद में पूछा जी। लाश मिल चुकी थी, लाश डेड बॉडी जो ना वो हॉस्पिटल में भेज दी थी उन्होंने। बाद में पूछा जी क्या करना है? ये मैंने कहा जी भाई छोटा आ रहा है फिर बताते हैं। भाई आया, मैंने कहा क्या करना? फिर हमने रात को तकरीबन 2:30 बजे का होगा, 3 बजे के करीब हमारे एप्लीकेशन लिखवाई है। फिर इन्होंने कहा जी सुबह पर्चा देंगे, हम पर्चा दे देंगे आज। और वहाँ से 5 बज के कोई तकरीबन 30 मिनट पे हम वहाँ से निकले, कार आए, इधर आए हैं। इन्होंने सुबह कहा जी आपको डेड बॉडी भेजेगी। डेड बॉडी हमें कोई तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब मिली है पोस्टमार्टम के बाद। जी सर, जब उसका चेहरा देखा तो तेजाब से झुलसा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो हम लाए हैं, उसके बाद अभी हमें थाने में पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। अभी हमें कोई ठोस कैसे कत्ल कैसे किया? उसको सर छुरियां भी लगी हुई हैं, तो गले में कोई फंदा वगैरह भी दिया हुआ है। और आप कह रहे तेजाब भी फेंका है? तेजाब चेहरे पे है, तो चेहरे पे है और कुछ ही गले में है। क्योंकि जब हमें उन्होंने दी है ना डेड बॉडी, तो उसके ऊपर पर्दा नहीं था, तो उसको हमने चादर वगैरह डाल के फिर लेडीज़ को हमने कहा कि आप देखें ये क्या सूरत हाल। जो भी देखता था गिर जाता था। मैं आपकी उसकी पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, जिस तरह उन्होंने बेदर्दी से मारा है। पैसे लेने देने तो अपनी लहदा बात है, जान लेने का हक नहीं है किसी को। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो उसके बाद पुलिस आपको क्या बताती है? अभी तक हमें कोई कुछ भी नहीं कह रही।
जब कॉल करते हैं या जाते हैं तो कहते हैं जी कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं जी कार्रवाई। हमें ये सबूत है, अभी हम आपको कुछ ही नहीं बता सकते कि हमें क्या मिल रहा है, क्या लीव मिल रही है या क्या नहीं मिल रही। और खवातीन का क्या स्टेटस है जिन्होंने कत्ल किया? वो आराम से बैठी हुई कुर्सी पे, पकड़ी गई हैं? यही बता रहे हैं पुलिस बता रही है कि पकड़ी गई हैं। जी। तो उनसे कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? आपको हम मिला? नहीं गए, हमें उन्होंने मिलने नहीं दे रहे। हाँ हाँ। ना ही हमें कोई पुलिस वाला सीधे तरह जाके बात कर रहा है जी हम उनसे बात करें तो हमें कोई जवाब दे। तो जिस तरह ये आप लोग बैठे हैं या भाई बैठे हैं, कोई हौसला अफजाई मारी करे, नहीं, ऐसा कोई अभी नहीं हो रहा। तो क्यों पुलिस ऐसा करी? कोई बासर औरतें हैं क्या? उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं क्या? शायद सर वो उनके कुछ तल्लुकात होंगे। जो देखें आप, जो ऐसी औरतें होती हैं उनका तल्लुकात तो होता है, तो वो अल्लाह ये खुदा जानता तल्लुकात हैं या कोई करप्शन है या कोई दबाव है, ये हम नहीं समझ जानते, क्योंकि हमें थाने में जाते ही नहीं, जाने ही नहीं देते। अगर जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनता कि हम दही हैं, कम से कम हमारी बात तो हमारे साथ बैठ कर डील कर सकते भी ये आपके मुलजम है, इनसे आप ये इस वजह से मारा है या इन्होंने ये किया है। हमें अभी तक कोई प्रूफ किसी किस्म का नहीं मिल रहा। बच्चे आप लोग क्या कहते हो, क्या आप लोगों को किस तरह का इंसाफ चाहिए, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि सर हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से और चीफ जस्टिस साहब से, सबके आगे गुजारिश है कि नजायज़ हुई है, बिल्कुल जास्ती हुई है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हम जालिमों को नहीं छोड़ेंगे तो अब किधर गए हैं? ये जास्ती नहीं है किसी के बच्चे यतीम कर दें, तो ये जो जुल्म हो रहे हैं इनका कोई वाली वारस नहीं है। आप बताइए कि आपकी वालदा को इतनी बेदर्दी से जिस तरह ये बता रहे हैं कि तजाब कहें कि छुरियाँ मार के कत्ल किया गया, क्या कहते हैं आप? किस तरह का इंसाफ चाहिए? हमें जैसे वो हमारी अम्मी को मारा है वैसे ही उनको मारा। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जैसे उन लोगों ने बेदर्दी के बेनजायज मारा है वैसे हम उनका भी हाल करेंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आपसे उम्मीद है, इमरान खान से भी उम्मीद है हमारी कि वो कहते हैं इंसाफ, जुल्म के खिलाफ जुल्म नहीं करते, लेकिन हमें वो भी कहते हैं कि मैं हूँ ना तो किसी वजह से ऐसे करें। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूला के अहले खाना की गुफ्तगू सुन रहे थे और आपने उनके भाई की गुफ्तगू सुनी कि पहले छुरियां भी मारी गई हैं, उनके गले के ऊपर फंदे का निशान भी है और उनके चेहरे पर तेज़ाब भी फेंका गया है और इंतहाई सफाकाना तरीके से कत्ल करने के बाद उनकी लाश को एक कुत्ते के कार्टन में बंद करके सड़क पर फेंका गया है। हमारे जो यहाँ पे काना में नुमाइंदे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, वो मौके पर भी पहुँचे थे और जिस तरह से ये फैमिली भी बता रही है कि पुलिस जो थी पर्चा नहीं दर्ज करी थी और फिर मीडिया ने इंटरवीन किया, उनकी मुदाखलत के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया, तो मुलजिमों का क्या स्टेटस है, इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये हमसे क्या शेयर कर सकते हैं, उनसे जानते हैं। जैसे भी मैं अहले खाना का इंटरव्यू कर रहा था तो वो कहते हैं कि लाश मिल गई, लाश को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया, ये लोग थाने गए तो पुलिस ने इनसे पूछा कि आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। एक औरत को कत्ल किया गया था तो पुलिस ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? उमर भाई, जहाँ तक इस केस की बात है, इसमें मैं खुद पुलिस के साथ राब्ते में रहा हूँ। SHO से मेरी कई दफ़ा बात हुई जब डेड बॉडी कार्टर उसके डब्बे में थी। पुलिस को जैसे ही वो डेड बॉडी मिली, सबसे पहले उन्होंने भी कोशिश की कि इसकी CCTV फुटेज हासिल की जाए ताकि मुलज़िमों को हम जल्दी गिरफ्तार कर लें। उनका भी ध्यान उसी तरफ था, CCTV फुटेज के बाद जो है कि ताकि मुलज़िमों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद हुआ भी यही है कि इसमें 2 ख़वातीन हैं और जो ये डब्बा लेके आती हैं छोड़ के जाती हैं, और उसके बाद इन्होंने उसका मुकदमा भी दर्ज करा दिया जब इसकी शनाख्त हो चुकी थी रात को। ख़वातीन को गिरफ्तार, जैसे ये कह रहे हैं कि इनको बताया जा रहा है कि शायद पकड़ लिया गया लेकिन इनको वाज़ेह कुछ नहीं किया जा रहा। आपके पास क्या इतलात है, आपके ज़राए क्या बताते हैं कि औरतें गिरफ्तार हो गई? जी उमर भाई, इसमें यह है कि हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इसमें 2 ख़वातीन जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं, जो दोनों CCTV में नज़र आ रही हैं। हाँ जी, जो CCTV फुटेज में नज़र आ रही हैं और दोनों माँ बेटी हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ काना ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़फ़र साहब, इब्तदाई तौर पे क्या पता चला था, जैसे CCTV मंजर आम पे आई और फिर खातून का कैसे पता चला, आप यहाँ पे मौजूद भी थे, क्या होता रहा, क्या पता चलता रहा? उमर भाई, ऐसा है, ये उस रात तकरीबन कोई 9 के करीब इतला मिलती है कि एक डब्बे में पैक कोई लाश पड़ी है। उस वक्त तक ये नहीं था पता कि किसी औरत की या मर्द की है। उसके बाद पुलिस और वहाँ लोग पहुँचते हैं लेकिन डब्बे के पास कोई भी नहीं गया क्योंकि ना जा सकता था। उसके बाद पुलिस पहुँचती है तो उसके बाद डब्बे को खोला जाता है
तो पता ये लगता है कि उसमें किसी खातून की लाश है। हाँ। जिसके बाद पुलिस जो है फ़ौरन उसको लाश को देखती है और फोरेंसिक टीमों को मौके पे बुलाया जाता है, पुलिस मौके पे पहुंचती है। उसी दौरान पुलिस कोशिश करती है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है हासिल की जाए, और हम लोग भी सीसीटीवी फुटेज की तरफ गए कि ये ज़ाहिरी बात है, लाश को लाया गया है तो कहीं ना कहीं कैमरे लगे होंगे। उसके बाद हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है, पुलिस को भी मिलती है, जिसमें 2 खातून जो हैं वो एक डब्बा पैक लाश को घसीटते हुए रास्ते से, ये शालीमार टाउन बिल्कुल साथ ही है, इसके बिल्कुल साथ ही थोड़े से फासले पे है, तो एक लाश पड़ी है, यानी कि वो डब्बे में लाश छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज की मंजर यहाँ पे आ जाती है कि 2 खवातीन वो लाश लाती हैं और छोड़ के चली जाती हैं। उसके बाद उस डब्बे को खोला जाता है तो पता लगता है खातून की लाश है, जिस पे इनके अहले खाना भी वहाँ मौके पे चले जाते हैं और पहचानते हैं कि ये उन्हीं की खातून है। जैसे भी मैं अहले खाना का इंटरव्यू कर रहा था तो वो कहते हैं कि लाश मिल गई, लाश को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया, ये लोग थाने गए तो पुलिस ने इनसे पूछा कि आप कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। एक औरत को कत्ल किया गया था तो पुलिस ने ऐसा सवाल क्यों पूछा? उमर भाई, जहाँ तक इस केस की बात है, इसमें मैं खुद पुलिस के साथ राब्ते में रहा हूँ। SHO से मेरी कई दफ़ा बात हुई जब डेड बॉडी कार्टर उसके डब्बे में थी। पुलिस को जैसे ही वो डेड बॉडी मिली, सबसे पहले उन्होंने भी कोशिश की कि इसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल की जाए ताकि मुल्ज़िमों को हम जल्दी गिरफ्तार कर लें। उनका भी ध्यान उसी तरफ था, सीसीटीवी फुटेज के बाद जो है कि ताकि मुल्ज़िमों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद हुआ भी यही है कि इसमें 2 खवातीन हैं और जो ये डब्बा लेके आती हैं वहाँ छोड़ के जाती हैं, और उसके बाद इन्होंने उसका मुकदमा भी दर्ज करा दिया जब इसकी शनाख्त हो चुकी थी रात को। एक खवातीन को गिरफ्तार, जैसे ये कह रहे हैं कि इनको बताया जा रहा है कि शायद पकड़ लिया गया, लेकिन इनको वाज़ेह कुछ नहीं किया जा रहा। आपके पास क्या इतलात है, आपके ज़राए क्या बताते हैं कि औरतें गिरफ्तार हो गई? जी उमर भाई, इसमें यह है कि हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इसमें 2 खवातीन जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं, जो दोनों सीसीटीवी में नजर आ रही हैं। हाँ जी, जो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रही हैं, और दोनों माँ बेटी हैं। और इसके अलावा जो हमारे ज़राए बताते हैं, जो दोनों माँ बेटियां हैं, उनका ये कहना है कि ये मकतूला जो थी ये उनके घर गई थी, कोई इन्होंने किस्तों पे सामान वगैरह लिया हुआ, उसकी ये किस्तें लेने जाती थी हर माह। उस दिन भी ये गई है, तो बकौल उनका ये इल्ज़ाम है कि मकतूला ने उनके घर शोर शराबा किया, जिस पे मकतूला ही एक छुरी और तेज़ाब लेके आई थी। उस दौरान हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़े के दौरान मकतूला को जो है वो छुरी लगी और तेज़ाब उसने हम पे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो तेज़ाब उस मकतूला के जिस्म पे, चेहरे पे गिरा, और जिसके बाद उसे छुरी और दीगर कोई तशद्दुद हुआ, वो दीवार में जाके गिरी। बकौल उनका ये इल्ज़ाम है, तो उसके बाद मौत वाक़ होगी। हमने उनसे पूछा हमारे ज़राए से कि 40,000 की खातर जो है आपने एक जान ही ले ली, कि तो मुल्ज़िमों का ये कहना है, जो 2 माँ बेटियाँ हैं, कि ये खातून हमारे घर अक्सर जाती थी और शोर शराबा करती थी, मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते थे। तो वो इस चीज़ से तो इनकारी नहीं है कि उन्होंने सामान नहीं लिया था किस्तों पे? वो इसमें इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि हमने किस्तों पर सामान नहीं लिया था, हमने तो कोई पैसे सूद पे लिए थे, उनका ये इल्ज़ाम है। लेकिन ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो रकम 40,000 है। हाँ, रकम तकरीबन 40,000 है, जिसकी ये मकतूला जो बाकायदा पैसे लेके आती थी। उस दिन भी मकतूला गई है, तो उनका कोई आपस में बहस मुबासा हुआ है, जिस पे ये इंसिडेंट हुआ है, और छुरियाँ खातून को लगी हैं मकतूला को, और तेज़ाब भी फेंका गया है, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसमें वो बाकायदा उसे डब्बे में पैक करके और एक शालीमार टाउन की खुली जगह में छोड़ के फ़रार हो जाती हैं। उसके बाद यही है कि पुलिस जो है अब तहकीकात कर रही है, और फोरेंसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आने वाली है। लेकिन ये है कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि 40,000 रुपये की खातर एक खातून की जान ही ले ली गई। बहुत शुक्रिया। आप हमारे नुमाइंदे की गुफ्तगू सुन रहे थे और आपने मुद्दइयों की भी गुफ्तगू सुनी कि अगर लेन देन का तनाज़ा था भी और वो चंद हज़ार का तनाज़ा था, तो उसके ऊपर एक माँ की, एक बीवी की इस तरह से जान लेनी हरगिज़ नहीं बनती थी। और जिस बेदर्दी से खातून को कत्ल किया गया है, उस पर ना सिर्फ अहले खाना बल्कि पूरा इलाका जो है वो सरापा एहतजाज है, और पुलिस की जानिब से भी उस तरह से संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। और आपने देखा कि जो अहले खाना है उनका गम और गुस्सा इस वजह से भी बढ़ता जा रहा है कि पुलिस जो है वो ना तो उनके साथ ताबुन कर रही है और ना ही उनको मुल्ज़िमान के बारे में कुछ कैटेगोरिकली बता रही है कि किस तरह से उनको कत्ल किया गया है, क्यों कत्ल किया गया है, और वहाँ पे क्या वाक़या पेश आया, मुल्ज़िमान ने क्या बयान रिकॉर्ड कराया। और हमारे ज़फ़र इकबाल साहब ने भी बताया कि पुलिस ने मुल्ज़िमों को हिरासत में ले लिया है, वो इकबाल जुर्म भी करते हैं, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ स्टोरी जो है वो सुना रही है। 40,000 रुपया अपेरेंटली यही कहा जा रहा है कि 40,000 का लेन देन का तराजा था, जिसके ऊपर इस माँ बेटी ने इस औरत को कत्ल किया है। आपको लगता है कि 40,000 एक ऐसी रकम है जिसके पीछे एक औरत को ना सिर्फ कत्ल किया जाए बल्कि इंतहाई सफाकाना तरीके से कत्ल किया जाए, उसको छुरियाँ मारी जाए, फिर बाद में उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाए और फिर उसकी लाश को एक कार्टन में बंद करके घसीटते हुए घर से पूरी गली में वीराने में फेंका जाए? उम्र 40,000 हो या 40 करोड़ हो,
कोई रकम जो है इस चीज़ की जस्टिफिकेशन ही देती है कि आप किसी को कत्ल कर दें क्योंकि वो आपकी रकम जो है वो वापस नहीं कर सका है या आपकी रकम उसको डिले कर रहा है, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन ये नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमें क्योंकि ये पता है कि हम कुछ भी कर लें और हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, हम बच ही जाएंगे। तो वो जो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है। जनरली हमें लगता है कि हम कोई भी काम कर ले कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा, कोई ना कोई इसका वे आउट निकल आएगा। तो चाहे वो हमारा लीगल सिस्टम है, चाहे वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसके अंदर भी हमारी उम्मीद पूरी यही होती है कि कुछ ना कुछ बचाव हो ही जाएगा। एंड स्पेशली अब वो जो पहले जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि अब क्योंकि ये दोनों औरतें हैं और अगर मैंने वो वीडियो देखी है और दोनों बिल्कुल सादा औरतें जिनको देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं। मेरी, अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या कोई भी चीज़ कर्ज के तौर पे लेते हैं तो हमें पता होता है कि यार हम इतने वक्त में वापस कर देंगे और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ वापस कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर ये देखने में आया कि पहले हम वो इकदाम कर लेते हैं जो हमारी इस्तिताअत से बसात से बढ़कर होता है और फिर बाद में हम वो कर रहे होते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आपने चीज़ उधार भी ली हुई है, पैसे भी नहीं दे रहे और फिर आप लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा लगता है। आपने मकतूला के बुरसा की गुफ्तगू सुनी और हमारे नुमाइंदे की भी बात सुनी कि दोनों माँ बेटियों ने इंतहाई सफाकाना तरीके से नासिर खातून को पहले कत्ल किया, उसके बाद उसकी लाश को एक गत्ते के कार्टन में बंद करके खुली जगह पे घर से दूर थोड़ा सा फेंक भी दिया। और अब वो दोनों मुलजिमें जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी उनकी गिरफ्तारी को ज़ाहिर नहीं कर रही। लेकिन हमारे नुमाइंदे के मुताबिक उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि जो मकतूला थी उसने सूद पे पैसे दिए हुए थे और उसका वो तकाजा बार बार करती थी, जिससे तंग आके उन्होंने उसको कत्ल किया और वो ये तमाम चीज़ें खुद लेकर आई थी और उसने जब इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो वो इसके ऊपर रिवर्ट बैक हो गया और ये ऐसे झुलस गई। हालांकि ये एक स्टोरी है, लेकिन हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है, मैरी परवेज़, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के ख़वातीन रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि मर्द औरत को कत्ल कर देते थे या कुछ केसेस में मर्द जो थे वो औरतों को ज़ख्मी कर देते थे, लेकिन अब औरत यानी एक्यूज्ड भी औरत होती है और ग्रीव्ड साइड भी औरत की होती है। इसकी क्या वजह है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरी एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि औरतों के साथ केसेस जो थे वो रुनमा होते थे, लेकिन उसके अंदर मुलजिमान जो थे वो मर्द होते थे। लेकिन आजकल ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जिसके अंदर मुलजिम भी औरत है और जो मजरूबा या जो ज़ख्मी होने वाली या मरने वाली वो भी औरत है। एक कॉमन एजम्पशन ये है कि औरतों के लिए लॉ जो है या कानून जो है वो थोड़ा नर्म हो जाता है और इसलिए कई दफ़ा ऐसा हमने केसेस के अंदर देखा है कि कई मर्द हजरात जो है वो अपनी औरतों को सामने कर देते हैं ताकि जो कानून है वो उनके लिए क्योंकि नर्म होगा तो इस वजह से उनको सज़ा कम होगी, उनके ऊपर सख्ती कम की जाएगी और उनका जो काम है या जो उनका गोल मोटिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक पहले तो यहाँ से बात स्टार्ट होती है कि ये जो आसानी है, अज्यूम्ड आसानी है औरत के लिए जो कानून है, तो उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है, मेरा ओपिनियन है कि शायद औरतें अब अगर ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं कि हम भी ये कर सकते हैं, तो इट्स प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दैट। दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम लोग हमेशा जब भी इस तरह की कोई भी क्रिमिनल रिपोर्ट होती है, एनालिसिस होता है, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा लीगल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा तरीक़ाकार जो है चीज़ों को देखने का, क्राइम को डील करने का वो ठीक नहीं है और उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि एक चीज़ जो हम बार बार भूल जाते हैं वो ये है कि हमारी सोसाइटी इतनी डिसेंसिटाइज हो गई है, जिसका मतलब ये है कि हमने अपने अराउंड इतनी इंटॉलरेंस, इतना वायलेंस देखा है, चाहे वो मीडिया पर हो, चाहे वो इन पर्सन हो, चाहे वो हमारी रियल लाइफ के अंदर है। हमें ऐसे लगता है कि ये जो कुछ हमारे अराउंड हो रहा है ये इतना बदतरीन है कि इससे ज़्यादा बदतर अब क्या होगा, इससे ज़्यादा हम क्या ही गलत देख सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन हर दूसरा जो केस है वो हमारे सामने जो आता है वो उसकी एक अलग ही एग्जाम्पल होती है और एक अलग ही स्टोरी होती है, जिसके अंदर हम दोबारा से हैरान हो जाते हैं कि इंसान कैसे दूसरे इंसान के साथ ऐसे बिहेव करता है। जहाँ तक बात रहेगी कि एक औरत के साथ कैसे कर सकती है, मुझे लगता है इसको हमें बियॉन्ड जेंडर जाकर देखना है, क्योंकि आजकल जैसे हम लोग जेंडर न्यूट्रलिटी की जो बात कर रहे हैं
वो आपकी हर सोशल क्लास में नज़र आना शुरू हो गई है कि आपके नीचे से लेकर ऊपर के तबके तक जेंडर को एक ऐसी चीज़ देखा जा रहा है जिसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो वो हम आई थिंक इस डिबेट में नहीं जाना चाहिए कि औरत क्यों कर रही है और मर्द क्यों नहीं अब कर रहा, या मर्द क्यों कम हो गया, या औरत अब मर्द के मुकाबले में क्यों आ गई है, इवन क्राइम के मामले में। 40,000 रुपया अपेरेंटली यही कहा जा रहा है कि 40,000 का लेन देन का तनाज़ा था जिसके ऊपर इस माँ बेटी ने इस औरत को कत्ल किया है। आपको लगता है कि 40,000 एक ऐसी रकम है जिसके पीछे एक औरत को ना सिर्फ कत्ल किया जाए बल्कि इंतहाई सफाखाना तरीके से कत्ल किया जाए, उसको छुरियाँ मारी जाए, फिर बाद में उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाए और फिर उसकी लाश को एक कार्टन में बंद करके घसीटते हुए घर से पूरी गली में वीराने में फेंका जाए? उम्र 40,000 हो या 40 करोड़ हो, कोई रकम जो है इस चीज़ की जस्टिफिकेशन ही देती है कि आप किसी को कत्ल कर दें क्योंकि वो आपकी रकम जो है वो वापस नहीं कर सका है या आपकी रकम उसको डिले कर रहा है, वो उसकी कोई जस्टिफिकेशन ये नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि हमें क्योंकि ये पता है कि हम कुछ भी कर लें और हम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, हम बच ही जाएंगे। तो वो जो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होना हमारी सोसाइटी का एक नॉर्म है। जनरली हमें लगता है कि हम कोई भी काम कर ले कोई ना कोई जुगाड़ निकल आएगा, कोई ना कोई इसका वे आउट निकल आएगा। तो चाहे वो हमारा लीगल सिस्टम है, चाहे वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, उसके अंदर भी हमारी उम्मीद पूरी यही होती है कि कुछ ना कुछ बचाव हो ही जाएगा। एंड स्पेशली अब वो जो पहले जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि अब क्योंकि ये दोनों औरतें हैं और अगर मैंने वो वीडियो देखी है और दोनों बिल्कुल सादा औरतें जिनको देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना ही क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती हैं। मेरी अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं या कोई भी चीज़ कर्ज के तौर पे लेते हैं तो हमें पता होता है कि यार हम इतने वक्त में वापस कर देंगे और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ वापस कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं उसके अंदर ये देखने में आया कि पहले हम वो इकदाम कर लेते हैं जो हमारी इस्तात से बसात से बढ़कर होता है और फिर बाद में हम वो कर रहे होते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि आपने चीज़ उधार भी ली हुई है, पैसे भी नहीं दे रहे और फिर आप लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा लगता है। क्यों इंसान इस तरह के इकदाम करता है कि यानी हमारा जहन जो है वो हमें हर चीज़ की कैलकुलेशंस बता रहा होता है, तो उसके बावजूद भी हम कैसे इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं? सिंपल आई थिंक देखेंगे, हमें पता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ, जिससे मैंने 40,000 लेना है, तो अगर ये मुझे मेरे पैसे नहीं देता और अगर मैं फॉर एग्जांपल पुलिस के पास जाता हूँ या मैं कोर्ट में कोई कंप्लेन दायर करता हूँ, इस तरह का कोई सिचुएशन होता है, मुझे पता है उससे ज़्यादा पैसे तो मेरे वहाँ लग जाने हैं। तो अगले बंदे को पता है जिसने पैसे आपको देने हैं वापस, उसको ये पता है कि ये बंदा इतनी खवारी तो नहीं काटेगा या इतने पैसे तो नहीं खर्च करेगा अपनी इतनी सी रकम लेने के लिए। तो उसको भी पता है कि हमारा सिस्टम कैसा है और जो लेने वाला है उसको भी पता है। तो आई थिंक ये हमारे यहाँ पर हर एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो लीगल सिस्टम है, चाहे वो हमारी एजुकेशन है, चाहे वो हमारी साइको सोशल जो ट्रेड्स हमारे बन गए, जैसे हमने जो डिसेंसिटाइजेशन की बात की है यहाँ पर, वो आपका एक ट्रेड बन गया है। अगर हम देखें तो हमारे आसपास कोई कत्ल हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई टीवी के ऊपर आपने कोई बहुत भयंकर न्यूज़ सुन लिया, एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उसमें 70 लोग मर गए, हम लोग यूं चैनल चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें इतनी आदत हो गई है इन चीज़ों को सुनने की, देखने की, कि हमें वायलेंस जो है वो अब अनयूजुअल नहीं लगता। अच्छा, मेरी लास्टली ये बताइएगा कि जब भी कोई वाकया होता है, कोई क्राइम होता है, तो हम लोग स्टेट को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर इदारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। सोसाइटी का क्या किरदार है इस तरह की सोच, मनफी सोच को ठीक करने में? क्या किरदार होना चाहिए और हम कहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर हम सोसाइटी की भी एज अ होल बात करें तो वो भी एक बहुत वास्ट चीज़ हो जाएगी। एज इंडिविजुअल्स हम क्या कर रहे हैं? हम हमेशा, वही बिल्कुल आपने करेक्ट बात कही है कि हम हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो एक्यूजेशन जो है वो किसी और के ऊपर डालना चाहते हैं कि जो भी गलत चीज़ हुई है वो इसकी वजह से हुई है, वो इसकी वजह से हुई है, और हम ये भूल जाते हैं कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सारी चीज़ के अंदर। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, या अगर आपको पता है आप कोई बात कर रहे, आपको पता है, उस मालूमात है आपको उसके बारे में, नॉलेज है आपको उसके बारे में, लेकिन आप उसको आगे स्प्रेड नहीं करें, तो इसका मतलब है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के अंदर। तो एज इंडिविजुअल्स, बिफोर वी टॉक अबाउट द सोसाइटी, के हमारे यहाँ तो यही होता है, नॉर्म यही है, ऐसा ही चलता है हमारे मुआशरे में। उससे पहले आप देखें कि आपके साथ क्या चलता है। अगर आपने अपनी जो मेंटल बैरियर्स और बाउंड्रीज हैं उनको आपने इतना दीवारों को ऊंचा कर लिया कि आपको लगता है कि आप खुद भी उसको बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाते, तो फिर आप प्लीज सोसाइटी या सिस्टम को ब्लेम मत करें। थैंक यू। पुलिस राय के मुताबिक वीडियो यानी सीसीटीवी में नजर आने वाली दोनों खवातीन को हिरासत में ले लिया गया है और उनका बयान वगैरह जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो खातून है उसका पोस्टमार्टम भी मुकम्मल करवा लिया गया है और
जो स्पेसिमेंस हैं वो फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं, जिसकी रोशनी में ख़वातीन का जो किरदार है इस कत्ल के अंदर वो उसका तयन किया जाएगा। लेकिन मुद्दइयों का ये शिकवा है पुलिस से कि पहले मुकदमा दर्ज करने में लेतोलाल से काम लिया जा रहा था और अब जबकि दोनों ख़वातीन को हिरासत में ले लिया है तो उनको कत्ल की वजूहात जो हैं वो नहीं बताई जा रही, जिसकी वजह से वो सरापा एहतजाज हैं। दूसरा, आपने माहिर नफ्सियात की गुफ्तगू भी सुनी। उनका कहना है कि मुआशरे को तो अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, हमें इनफरादी तौर पे भी ऐसे बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये इनटॉलरेंस और जो एक नफ्सा नफ्सी हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है उसको रोका जा सके। अभी तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक सिर्फ 40,000 रुपये के पीछे 3 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया और 40,000 रुपया भी वो है कि दोनों जो कातिल हैं यानी माँ बेटी, उन्होंने इससे इब्तदाई तौर पे यही मालूम हो सका है कि चीज़ें जो थी वो किस्तों पे ली हुई थी और वो खातून जो थी अपनी मकतूला जो थी वो किस्तों का तकाजा कर रही थी और ये लोग उसको किस्तों की रकम अदा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको इंतहाई सफाखाना तरीके से कत्ल किया गया। पहले छुरियाँ मारी गई, फिर ये भी कहा जा रहा है कि फंदा दिया गया और फिर उसके चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया। ज़रा यही बताते हैं कि दोनों ख़वातीन को हिरासत में ले लिया गया और कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो की जा रही है और उनके किए की उनको सज़ा जो है वो मिलकर ही रहेगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।